हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है डिफरेंस बिटवीन डिस्ग्राफिया एंड डिस्प्रेक्सिया। हम पहले लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो आप उस पर क्लिक करें और एलडी के बारे में आप जान सकते हैं। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन डिस्ग्राफिया और डिस्प्रेक्सिया। इसको मेरा जो रीज़न है वो लाने का ये है कि डिस्ग्राफिया और डिस्प्रेक्सिया दोनों सिमिलर से लगते हैं, क्योंकि दोनों में राइटिंग प्रॉब्लम होती है और बच्चे इसलिए इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कंफ्यूजर को दूर करना भी ज़रूरी है, क्योंकि टीचिंग लाइन का किसी तरीके का भी कंपटीशन एग्ज़ाम अगर होता है तो ये आपसे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आपके सिलेबस का तो ये पार्ट है ही है, साथ ही आपके जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसका भी एक पार्ट है। तो इसको दूर करना इसको बहुत ज़रूरी है, इस कन्फ्यूज़न को। तो चलिए आज बिना वक्त ज़ाया किए इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया को डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर भी बोला जाता है। DSM-5 में इसी नाम से डिस्प्रेक्सिया को दिया गया है। जिस बच्चे को DCD यानी डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर है, उन बच्चों में क्रॉनिकल एज के अकॉर्डिंग मोटर डेवलपमेंट नहीं होता। क्रॉनिकल एज जो है बच्चे की एज होती है, जो उस बच्चे की एज है उसी को ही साइकोलॉजिकल टर्म में क्रॉनिकल एज बोला जाता है। तो यानी बच्चे का जो एज में जितनी मोटर स्किल डेवलपमेंट हो जाना चाहिए उतना बच्चे में नहीं हो पाता। तो ऐसे बच्चे को अनाड़ी के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है रियल लाइफ में। तो इन बच्चों का जो है माइलस्टोन है वो भी डिले रह हो जाता है, लाइक वॉकिंग का, क्रॉलिंग का, जो घुटनों के बाहर रेंगना होता है वो बच्चों का डिले हो जाता है। 1 साल का बच्चा चलना सीख जाता है, लेकिन ये बच्चे 1.5-2 साल तक लगा देते हैं सीखना। हो सकता है उससे भी लेट बच्चा सीखे चलना। तो माइलस्टोन जो है उनका डिले हो जाता है। इसी के साथ बच्चों के अंदर ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर का जो कोऑर्डिनेशन होता है उसे में डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है। लाइक हम कोई भी एक्टिविटी करें, कुछ भी, उसमें मेरा ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर का होना बहुत ज़रूरी है। उनका आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो हो सकता है मुझे वो डिफ़िकल्टी हुए नहीं लगे, डिफ़िकल्टी हो मुझे उस काम करने में। अगर बहुत ज़्यादा ही पुअर है मेरा कोऑर्डिनेशन तो हो सकता है मैं वो काम कर ही ना पाऊँ। तो कोऑर्डिनेशन दोनों मोटर्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो जो बच्चों में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है डिस्प्रेक्सिया वाले, जिसकी वजह से बच्चों के एकेडमिक और आपका डेली लिविंग एक्टिविटीज़ में इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। इसके रिगार्डिंग कि बच्चों का जो पुअर हो जाता है डेली लिविंग एक्टिविटी या एकेडमिक स्किल, वो उसमें पीछे रह जाते हैं। दूसरी ओर जो डिस्ग्राफिया है उसे DSM-4 में डिस्क्राइब किया गया है, DSM-4 में, और उसको जो है लर्निंग डिसेबिलिटी में लिखने की कमी के रूप में कैरेक्टराइज्ड किया गया है। इसके अंदर लिखने की कमी होती है, जिसका जो इफेक्ट है उनके IQ या एजुकेशन के अंदर पड़ता है। जिस एज के अंदर जितनी एजुकेशन बच्चे को आ जानी चाहिए उतनी वो एजुकेशन गेन नहीं कर पाता है। इसी दूसरी ओर जो आपका डिस्प्रेक्सिया है उनमें फाइन मोटर की कमी देखने को मिलती है, डिफ़िकल्टी होती है उन्हें। और डिस्ग्राफिया के अंदर राइटिंग की डिफ़िकल्टी होती है, ना कि फाइन मोटर की। ये चीज़ याद रखिए। ये बच्चे जो है फाइन मोटर, अगर और कुछ आप काम करवाओगे राइटिंग के अलावा, कुछ और फाइन मोटर या ग्रिपिंग वगैरह आप करवाएंगे तो वो बच्चा कर सकता है, होल्ड कर सकता है, क्योंकि फाइन मोटर में कमी नहीं है, आपकी राइटिंग में प्रॉब्लम होती है। इन बच्चों में राइटिंग में एक प्रॉब्लम जो होती है, विजुअल परसेप्शन जो होता है बच्चों का ब्रेन में सही नहीं होता है, जिसकी वजह से उन्हें राइटिंग प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा जो है आई हैंड कोऑर्डिनेशन डिस्प्रेक्सिया में और बैलेंस जो है पुअर वो मिलता है। और डिस्ग्राफिया के अंदर हैंड राइटिंग, स्पेलिंग, ऑर्गेनाइजेशन जो आइडियाज होते हैं वो पुअर देखने को मिलते हैं। बच्चों में जो डिस्प्रेक्सिया वाले बच्चे होते हैं उनमें फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ में इशू देखने को मिलता है, क्योंकि इनका आपस में फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर का कोऑर्डिनेशन नहीं होता।
जिसकी वजह से इससे रिलेटेड जो फाइन मोटर ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ हैं उसमें प्रॉब्लम आती है इन बच्चों को, उनमें इश्यूज देखने को आपको मिलेंगे। साथ ही साथ जो डिस्ग्राफिया जो है उनको डिफ़िकल्टी होती है राइटिंग एक्टिविटीज़ में, उनमें इन्वॉल्व में किसी तरीके की भी आप राइटिंग एक्टिविटी करवाएं, चाहे आप क्लास वर्क या होमवर्क में लिखने के लिए कह दें, अपने आप से ब्रेन से कुछ आइडियाज़ लिखने के लिए कह दें या कॉपिंग करने के लिए कह दें, किसी तरीके की भी राइटिंग आप करने के लिए कह दें तो उनमें उन्हें प्रॉब्लम होती है, इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो इसलिए ऐसी एक्टिविटी से वो दूर रहना ही पसंद करते हैं। डिस्प्रेक्सिया वाले जो बच्चे होते हैं उनमें बाइक चलाने में दिक्कत होती है, बॉल को कैच करने या थ्रो करने में भी दिक्कत होती है, और इसका रीज़न है कोऑर्डिनेशन ना होना फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर का। क्योंकि जब भी हम राइड चला रहे होते हैं तो हमारा फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर दोनों कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे बाइक का हैंडल भी होल्ड करना है, मुझे ब्रेक्स भी लगानी है, और मुझे सामने भी देखना है कि रोड पे क्या आ रहा है। तो वो सभी चीज़ों का कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है जो बच्चे का पुअर होता है। थ्रो और कैचिंग जब कर रहे होते हैं बॉल को तब भी हमारा कोऑर्डिनेशन पूरा रहता है, क्योंकि अधिकतर एक्टिविटीज़ जो होंगी आपकी, अधिकतर क्या लगभग सभी एक्टिविटीज़ के अंदर ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर दोनों का कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, तभी वो कंप्लीट हो सकती हैं। अब चाहे बॉल में क्या भी आप लगा लीजिए, जब मुझे कैच करना है तो किस डायरेक्शन में आ रही है, कितने कहाँ पे आ रही है, उसे देखना और वहाँ पे तक हैंड लेकर जाना, और कितना मुझे फोर्स लगाना है कि कितनी स्पीड से आ रही है कि मुझे होल्ड करना है कि मुझे होल्ड हो जाए, मेरे हाथ से छूटे नहीं। तो इस तरीके के जो है बच्चे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। साथ ही डिस्ग्राफिया जो बच्चे होते हैं उन्हें राइटिंग प्रॉब्लम आती है, उसमें दिक्कत आती है, लाइक कितना मुझे होल्ड करना है पेंसिल को, कितना पुश करके लिखना है। कुछ बच्चे बहुत ढीला लिखते हैं, कई बच्चे बहुत ज़्यादा पुश करके लिखते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को इसके अंदर मिलती है डिस्ग्राफिया में। और डिस्प्रेक्सिया वाले जो बच्चे हैं उनकी जो हैंड राइटिंग होती है वो स्लो और गंदी होती है, लेकिन वो जो गंदी और स्लो होती है वो कोऑर्डिनेशन की वजह से होती है, क्योंकि जब भी हम लिख रहे हैं तो मेरा आई हैंड कोऑर्डिनेशन और आई हैंड कोऑर्डिनेशन सही होना चाहिए। और जब मैं लिख रही हूँ, जब अगर मेरा वो ही सही नहीं होगा, आई हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं सही होगा, तो मेरे अपने आप ही स्लो आएगी राइटिंग और मैं सही तरीके से नहीं लिख पाऊंगी लाइनों के अंदर। तो इस वजह से गंदी होती है। लेकिन यहाँ पर जो है डिस्ग्राफिया वाले हैं उनकी भी स्लो और मैसी मिलेगी, लेकिन उसका रीजन है राइटिंग प्रॉब्लम। उनको स्पेस का नहीं पता, कितना एक वर्ड के अंदर स्पेस देना है, जब हम लेटर लिख रहे हैं तो कितना स्पेस देना है, लाइनों का उन्हें समझ में नहीं आता है, इसलिए इस वजह से राइटिंग पुअर होती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है कि बच्चों के एक बच्चा है जिसको राइटिंग प्रॉब्लम है, तो वो डिस्ग्राफिया है या डिस्प्रेक्सिया है, तो आप डिस्ग्राफिया पे टिक करेंगे। अगर इसी तरीके से क्वेश्चन आ जाता है बिकॉज ऑफ फाइन मोटर बच्चे को राइटिंग प्रॉब्लम है, तो आपका डिस्प्रेक्सिया आएगा। तो ये चीज को ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो आता है डिस्प्रेक्सिया, उनका लेटर जो होता है वो फॉर्मेशन पुअर होता है बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता है जब आप लिख रहे हैं आई हैंड के उनका हाथ कहाँ जा रहा है। जब वो चीज समझ में नहीं आ रही तो अपने आप ही जो लेटर फॉर्मेशन होता है वो सही नहीं आता है। तो दूसरी ओर जो है डिस्ग्राफिया है, उनकी स्पेलिंग, ग्रामर, पंक्चुएशन जैसे स्किल्स पुअर मिलती हैं। डिस्प्रेक्सिया जो है उन्हें चीज़ों को उछालने में और छोड़ने में जो है स्किल पुअर होती है, कि जब आप किसी चीज़ को अगर ऊपर उछाल रहे हो, कितनी ऊपर उछालना है नहीं पता, आप चीज़ों को होल्ड कर रहे हो तो वो उनके हाथों से छूट जाती है। तो इस तरीके की डिस्प्रेक्सिया के अंदर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। और दूसरी ओर जो डिस्ग्राफिया हैं उनको स्पेस की प्रॉब्लम होती है, लाइक एक वर्ड के अंदर दूसरा वर्ड में कितना स्पेस देना है, लेकिन जब एक लेटर लिख रहे हैं तो आपस में जो वर्ड है उसके लेटर्स में कितना गैप होना चाहिए, तो ये देखने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको डिस्ग्राफिया और डिस्प्रेक्सिया में बहुत सारे जो है डिफरेंस समझ में आ गए होंगे, क्या क्या होते हैं। अब आप इन दोनों को अलग अलग इजीली कर पाएंगे। अगर आपको किसी और टॉपिक में दिक्कत होती है या कुछ प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में आप वो टॉपिक लिख सकते हैं,
कोशिश करूंगी कि मैं नेक्स्ट क्लास में उस टॉपिक को कवर करूं। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को भी ज़रूर दबा दीजिए, जिससे इस चैनल पे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए।